चलिए तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का अपना अगला पार्ट। तो क्लास 11th की अकाउंटेंसी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो करेंगे हम वो पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव characteristics of accounting information। ठीक है, हेडिंग डाल लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब है क्या क्या गुण या क्या क्या खासियत होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम प्रिपेयर करते हैं उसकी क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या खासियत होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या क्वालिटी वो अकाउंट पोजेस करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पोजेस करना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो है हमारा पहला जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिलायबिलिटी। क्या है वो? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भरोसे के योग्य होना चाहिए, मतलब उस पर आराम से विश्वास किया जा सके कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट है। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं वो बिल्कुल हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब ये ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं यहाँ पे तो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, इस पर भरोसे के योग्य होना चाहिए। एक बार रीडिंग करते हैं इस पॉइंट की। Accounting information should be reliable. Reliability of information means it is verifiable, free from bias and material error. ठीक है, तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को। Accounting information should be reliable, भरोसेमंद। रिलायबल का मतलब है भरोसेमंद। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन means reliability of information means it is verifiable, it is verifiable, free from bias and material error। ठीक है, तो तीन वर्ड कीवर्ड्स हैं इसमें, एक है वेरीफाइबल, दूसरा है फ्री फ्रॉम बायस और तीसरा है तुम्हारा मटेरियल एरर। ठीक है, यानी कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने प्रिपेयर करी है उसको हम वेरीफाई कर सके। हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने काम किया है वो ठीक किया है कि नहीं किया। इसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए बायस से। ठीक है, और कोई मटेरियल एरर भी नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस एंड मटेरियल एरर। मटेरियल एरर का मतलब है बड़ी बड़ी गलतियां, ऐसी गलतियां जो कि हमारे यूजर का डिसीजन ही चेंज कर सके। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी मोटी गलतियां चल सकती हैं लेकिन ज़्यादा बड़ी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि ये वेरीफाइबल होना चाहिए, इसे हम वेरीफाई कर सकें, और ये किसी तरीके से बायस और मटेरियल एरर से दूर होना चाहिए, दोनों ही चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है हमारा वो है रिलायबिलिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा रेलेवेंस।
बताओ, कोई इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है कि नहीं है, उसका कैसे क्या मतलब है? मिलता जुलता, मिलता जुलता मतलब? रिलेटेबल होता है। हाँ, रिलेटेबल अलग है। हाँ, रेलेवेंट का मतलब होता है कि वो तुम्हारे मतलब का है कि नहीं है, ठीक है ना? जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे एक एग्जांपल दे दूं, रेलेवेंस सभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप क्या पढ़ रहे हो? कॉमर्स, ठीक है? तो कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए रेलेवेंट है, या कौन सा सब्जेक्ट आपके मतलब के हैं? कोई बात नहीं, छोड़ दो। क्या कौन, आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए मतलब के हैं? मैं बोल सकता हूँ अकाउंट्स, मैं बोल सकता हूँ बिजनेस स्टडीज, मैं बोल सकता हूँ इको, इकॉन है, ये आपके लिए रेलेवेंट है ना सब्जेक्ट? तो यही रेलेवेंस का मतलब होता है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे साइंस, तो दिस इज इररेलेवेंट फॉर द कॉमर्स। तो रेलेवेंस का मतलब समझ में आया? जो हमारे मतलब का हो, है ना? यानी कि इससे हमारी जरूरत पूरी हो रही हो, ठीक है, उसे कहते हैं रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जब मैं कहता हूं कि ये तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है, तो इसका मतलब अभी तुम्हें इसका कोई काम नहीं है फिलहाल के तौर पे, ठीक है? तो इसीलिए अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ऐसी इंफॉर्मेशन जो हो जो कि आपके मतलब की ही नहीं है, तो क्या मतलब फिर उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? क्या कोई मतलब है? फिर कोई मतलब नहीं है उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। तो इसमें क्या है, ये आपके मतलब का होना चाहिए, ठीक है? अब मैं समझा देता हूँ यार, एक बार बुक से रीड करता हूँ पॉइंट, और साथ के साथ लिखवा भी देता हूँ। तो लिखो आप मेरे साथ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आप पूरा लिखना, मैं इन्फो करके लिख रहा हूं, तो आप पूरा लिखो। इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट, मस्ट बी रेलेवेंट टू यूजर्स। इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट, इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होती है इफ, यदि इट मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, पढ़ता हूं एक बार साथ के साथ। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द यूजर्स, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जरूर ही रेलेवेंट होना चाहिए यूजर के लिए, जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं। हमने पढ़ लिए थे कल, अकाउंट यूजर्स कौन कितने तरीके के होते हैं? एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है? इंटरनल में ओनर और मैनेजमेंट आ जाता है, और एक्सटर्नल में हमारे एम्प्लॉयज आ गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज आ गई, या फिर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आ गए, रिसर्चर्स आ गए, और भी अलग अलग चीज। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द यूजर्स। इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट, इंफॉर्मेशन को कब रेलेवेंट कहा जाएगा, कब कहा जाएगा? इफ इट मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर, अगर ये जरूरत पूरी करता है, अगर ये जरूरत पूरी करता है। इफ इट मीट्स, ये वर्ड जरूर होने चाहिए आपके आंसर में। इफ इट मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि फैसला लेते समय अगर उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, तो हम इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रेलेवेंट बोलेंगे, ठीक है? तो यही है रेलेवेंस, यानी कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें रेलेवेंस होनी चाहिए, वो मतलब का होना चाहिए। ऐसे नहीं अननेसेसरी कोई बात लिखी हुई है, ऐसे नहीं कि कोई भी अननेसेसरी बात लिखी हुई है। बात समझ में आ गई? दोनों पॉइंट अच्छे से आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक? तो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, और आप लिख सकते हो अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी,
अंडरस्टैंडेबिलिटी बताता हूँ क्या है। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि इस जो इंफॉर्मेशन है वो समझने योग्य है कि नहीं है। क्या? समझने योग्य। अब समझने योग्य को क्या बोलेंगे, समझाता हूँ। ठीक है, कि जो भी आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया है यूजर्स के सामने, वो उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, है ना। सोचो आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी भाषा में लिख दिया है। आप सोचो कि आप इंडिया में हो तो मैक्सिमम कौन सी भाषा समझ जाएंगे लोग? हिंदी या इंग्लिश? तो इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है तो मेजरली हम इसी को इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब सोचो आप मोस्टली चाइनीज में प्रेजेंट कर रहे हो, समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो या तो आप इंग्लिश में करोगे बिल्कुल, है ना। तो पहली बात तो ये, वैसे लैंग्वेज तो अलग बात है, ये तो मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन सबसे पहले प्रेजेंट अंडरस्टैंडेबिलिटी का पॉइंट जो है वो ये है कि उसे आप उस लैंग्वेज में लिखिए जो देश के लोगों को समझ में आती है। दूसरी, आप उसको इस मैनर में लिखिए, उसमें इस मैनर में लिखिए कि वो सबको समझ में आए। ठीक है, इसके लिए अकाउंटिंग बॉडीज समय समय पर प्रयास करती रहती है कि वो चीज़ों को और अच्छे से प्रेजेंट कर सके ताकि चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आए लोगों को। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया कि इस मैनर में प्रेजेंट करो, इस मैनर में प्रेजेंट करो कि वो यूजर्स जो हैं वो आसानी से समझ सकें। ठीक है, understandability means that information provided through द, आप पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखना, मैं एफएस लिख रहा हूँ बस। प्रोवाइडेड थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड in a manner that the users are able to understand it. Users are able to understand it. ठीक है, इस पॉइंट को लिखो। चलो, तो कंपेरेबिलिटी का पॉइंट है लास्ट। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मींस वी आर एबल टू कंपेयर आवरसेल्फ। ठीक है, और हम कंपेयर कर सकते हैं खुद को, या तो हम दूसरों से कंपेयर करेंगे या खुद से ही कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, यानी कि जब हम कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वी शुड एबल टू कंपेयर दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, है ना, ईदर विद आवरसेल्व्स और विद अदर्स, है ना, या तो हम खुद से खुद को कंपेयर करें। अब तुम कहोगे खुद से खुद को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना। कल हमारी पोजीशन क्या थी और आज हमारी पोजीशन क्या है ना, तो इसका कंपैरिजन हो सकता है ना। कल हमारी पोजीशन क्या थी और आज हमारी पोजीशन क्या है, इसमें हम कंपेयर हो सकता है कि कल हमारी पोजीशन बेटर थी और आज हमारी पोजीशन थोड़ी सी वर्स है, थोड़ी बेकार है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कल हम थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे थे, थोड़ा बेकार परफॉर्म कर रहे थे, आज हम कुछ बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो खुद से कंपैरिजन हो गया ना खुद का। या तो हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे से, है ना, दूसरे बिजनेस से, कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है दूसरों के मुकाबले। हो सकता है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे बेटर है, और ये भी हो सकता है कि वो हमसे थोड़ा बेकार है, वो थोड़ा हमसे वर्स है हमारा कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा, जब हम खुद से खुद का कंपैरिजन करते हैं, यानी कि अपना कंपैरिजन पीछे से, कि हमारे पीछे हालात क्या थे, उसको कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा शब्द का जो मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ,
इंट्रा शब्द का मतलब होता है विद इन, मतलब खुद में ही, और इंटर का मतलब होता है बाहर वालों से, बाहर वालों से, है ना, यानी कि आउटसाइड, बाहर वालों से। ठीक है, तभी तो हमने सुना है ना कि जब कहते हैं कि कुछ शब्द बता रहा हूँ यूज होते हैं, जैसे कि इंटर शब्द यूज होते हैं बहुत जगह, जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज सुना होगा आपने कि लोग जब दूसरी जाति में शादी कर लेते हैं उसको बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज। या आपने सुना होगा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, जब हमारे स्कूल का कंपटीशन बाहर वाले स्कूल से कंपटीशन कर, बाहर वाले स्कूलों से हमारा कंपटीशन होता है, उसको कहते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन। ठीक है, ऐसे वर्ड सुने होंगे आपने, इसीलिए इंटर का मतलब होता है बाहर वालों से हमारा कंपटीशन। ठीक है, तो जब बाहर वालों से, बाहर वाले बिजनेस से हम अपना कंपैरिजन करते हैं तो उसको कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। और जब हम खुद का कंपैरिजन खुद से करते हैं, अपना कंपैरिजन अपने पिछले पीरियड से करते हैं, तो उसे कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अब एक बार पढ़ देता हूं मैं इसको। कंपेरेबिलिटी मीन्स दैट यूजर शुड बी able to compare accounting information of an enterprise of a period either with that of other periods known as intra-firm comparison or with the accounting information of the other enterprise known as inter-firm comparison. ठीक है, तो I hope you understood this qualitative characteristic of the accounting information, comparability। और अगर आपको समझ में आ गया आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। इस टॉपिक में इतना ही था। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं ना? इसको रब कर देता हूं मैं। देखो अब हम कर रहे हैं अकाउंटिंग सिस्टम। क्या कर रहे हैं? देखो अलग अलग लोग अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं ब्रॉडली जो फॉलो हो रहे हैं, जो इस वर्ल्ड में फॉलो हो रहे हैं। दो तरीके के ब्रॉडली दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम है। एक तो है जी आपका डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, और दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। दूसरा है एक है डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा पहले बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत राइटिंग कर लेंगे इसमें। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के, किसी भी लेन देन के दो पहलू होते हैं। क्या बोलता है वो? किसी भी ट्रांजैक्शन के कितने हैं? 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं, है ना। किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? एग्जाम्पल। 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैंने कुछ माल खरीदा, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। कह रहा है मैंने 15,000 रुपये में माल खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि इस ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे और उन दोनों पहलू को हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो दो पहलू कैसे? अब मैं समझाता हूं। दो बातें हो रही हैं, ध्यान से देखना। एक तो हमारे ये देखो, ये बिजनेस है हमारा, एक तो हमारे पास 15,000 के गुड्स आ रहे हैं, 15,000 का माल हमारे बिजनेस में आ रहा है, और दूसरी तरफ 15,000 के कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है।
समझ में आया? तो ये कहता है हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, और उन दो एस्पेक्ट को क्या नाम दे दिया? एक एस्पेक्ट को बोल देते हैं डेबिट, एक को बोल देते हैं क्रेडिट। तो कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट है और उन दोनों एस्पेक्ट को हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, ठीक है, जैसे कि इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट है, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है ये सब बेकार की बातें हैं। क्या ये दो एस्पेक्ट एक एस्पेक्ट कर रहे हो, है ना? कह रहे ये सब बेकार की बात है, ये इररेलेवेंट बात है, ठीक है, ये इररेलेवेंट बात है। हम किसी डबल एंट्री को नहीं मानते, हम किसी भी डबल एंट्री को नहीं मानते। इनकी जो रिकॉर्डिंग होती है ना वो अनसिस्टमैटिक मैनर में होती है, ठीक है, कॉपी में खाते बना लेते हैं ये लोग, ठीक है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, यानी कि अनसिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्डिंग होती है इनकी। ये बोलते हैं क्या बेकार की बातें कर रहे हो, क्या डबल एंट्री कर रहे हो, कोई ड्यूअल एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा अनसिस्टमैटिक मैनर है, ठीक है। इसीलिए इसको बहुत से लोग क्या कहते हैं पता है? इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। कहते हैं एक ही एस्पेक्ट है, बिजनेस हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, बात खत्म, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली मैंने मोटे मोटे तौर पे डिफरेंस बता दिया, ठीक है। अब एक बार हम थोड़ी रीडिंग, अच्छा तो एक बार बताओ दोनों में से ज्यादा साइंटिफिक कौन सा है? हाँ, तो इसको बोल देते हैं ये ज्यादा साइंटिफिक है, मोर साइंटिफिक। एक्यूरेट कौन सा है? यही ज्यादा एक्यूरेट है ना, क्योंकि हर पहलू को रिकॉर्ड कर रहा है। ये हर पहलू को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो ये ज्यादा साइंटिफिक नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, किसकी ज्यादा चल रही होगी, कौन सा सिस्टम ज्यादा चल रहा होगा मार्केट में, जो ज्यादा साइंटिफिक है, जो कम साइंटिफिक है? डबल एंट्री। इसीलिए अगर मैं बुक दिखाऊं आपको आपकी कि, तो इस बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। इस बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी कि जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इसमें, जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट बहुत देखने को मिलेगा आपको आपके अकाउंटिंग में, ठीक है। सिंगल एंट्री ठेले वाले, रिक्शे वाले, ये सब जो ना, जो स्ट्रीट साइड में वेंडर्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं इसकी, ठीक है। तो ये बस डिफरेंस बताने के लिए दे दिया गया कि, तो डिफरेंस पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम, उससे ज़्यादा रेलेवेंस कुछ नहीं है इसका। हाँ, तो एक बात और बता देता हूँ इसमें आपको कि ना तो इसमें बनता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ना बनता है इसमें पीएनएल अकाउंट, और ना बनता है इसमें बैलेंस शीट, क्योंकि इन तीनों के बनने के लिए जरूरी है दो एस्पेक्ट को लिखना, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में तो कोई आसार ऐसे दिख नहीं रहे कि दो एस्पेक्ट को हम लिखेंगे, और जब दो एस्पेक्ट को लिखेंगे ही नहीं तो क्या मतलब बनता है इसका, ट्रायल बैलेंस का, पीएनएल अकाउंट का और बैलेंस शीट का, ठीक है। चलो ये खत्म हो गया ना आपका, इतना ही थ्योरेटिकल पोर्शन है, बाकी आप किताब से पढ़ लेना एक बार इसको, ठीक है, टीएस ग्रेवाल से अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, दोनों सिस्टम को पढ़ लेना एक बार, और क्वेश्चंस हम करते हैं उसके बाद देखते हैं कि, ठीक है। तो जो मोटा मोटा करके अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी थ्योरी थी ना वो हमने कवर कर ली है अपनी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सो नाउ वी विल practice some question which will give us some better picture, which will give us better picture of the chapter. लिखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, यप, रेजिग्नेशन बाय मार्केटिंग मैनेजर, रेजिग्नेशन बाय मार्केटिंग मैनेजर
is not recorded in books of accounts. Why? सवाल समझा देता हूं। कह रहा है मार्केटिंग मैनेजर ने इस्तीफा दे दिया है, बताओ इसको हमने क्यों रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट में। हाँ बताओ क्यों रिकॉर्ड नहीं किया इसको, क्या रीजन है। मार्केटिंग मैनेजर ने इस्तीफा दे दिया, इट्स नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, व्हाई। हाँ बोलो। ट्रांजैक्शन नहीं है ये कोई ट्रांजैक्शन, क्यों ट्रांजैक्शन नहीं है ये बता दो। तो तुम्हारा आंसर है ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों ट्रांजैक्शन नहीं है? करेक्ट, वेरी वेरी गुड, करेक्ट। ट्रांजैक्शन नहीं, क्यों? क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को या इस स्टेटमेंट जो भी लिखा हुआ है इसको हम मनी टर्म्स में नहीं नाप सकते। इट कैन नॉट बी, इट लिख सकते हो रेजिग्नेशन बाय मार्केटिंग मैनेजर कांट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। तो जब हम किसी ट्रांजैक्शन या इवेंट को किसी लिख ही नहीं सकते मनी टर्म्स में, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड कर लें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्योंकि हमने पढ़ा था, जब हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था कि वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो कि आइडेंटिफाई और मेजर की जा सके मनी टर्म्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया। ये भी पूछ सकते हैं तुमसे, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन को घुमा के पूछ लें कि शुड वी रिकॉर्ड द रेजिग्नेशन बाय मार्केटिंग मैनेजर इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ऐसे करके पूछ ले सकते हैं। तो आंसर तो फिर भी वही रहेगा, नो, वी विल नॉट रिकॉर्ड द रेजिग्नेशन बाय मार्केटिंग मैनेजर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड इन द मनी टर्म्स। सिंपल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेकार क्वेश्चन, बुक कीपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इज दैट स्टेटमेंट करेक्ट? बताओ। तो है ना, बिल्कुल सही, करेक्ट। यानी कि ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है एक तरीके से, है ना। ट्रू फॉल्स पूछ रहा है ना, तो बोल रहा है बुक कीपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बताओ, बुक कीपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ट्रू है या फॉल्स है? ये तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि बुक कीपिंग रीजन लिख रहा हूं, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हम सारे वो प्रोसेस के स्टेप्स पढ़ते हैं, ठीक है, और उनमें से एक पार्ट जो होता है उसको बुक कीपिंग कहते हैं ना। यानी कि आइडेंटिफाई करते हैं पहले, फिर मेजर करते हैं मनी टर्म्स में, फिर क्या करते हैं बताओ, रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं लेजर में, फिर हम समराइजिंग करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। उसके बाद क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, है ना। और उसके बाद क्या कहता है, कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट्स को, है ना। यही तो था। तो अगर ये पूरा अकाउंटिंग है, हाँ, अगर ये पूरा अकाउंटिंग है तो इतने पार्ट को क्या कहते हैं, इतने पार्ट को कहते हैं बुक कीपिंग। तो यस, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो रीजन आपको पता चल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, is the basic objective of bookkeeping to maintain systematic records or to ascertain net result of operations of financial transactions? ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपके बुक का, इसमें तेज गरेवाल में है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है। क्वेश्चन लिखूं मैं बोर्ड पे, बोलो।
चलो लिख देते हैं। इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग is to maintain systematic records or to ascertain net results of operations, net results of operations। ठीक है, नेट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मुझे बताओ क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से इसका? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया? समझाऊं तो क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इस है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना या नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस को ढूंढना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के। नेट रिजल्ट। हाँ तो क्या कह रहे हो आप? नेट रिजल्ट है ना? हाँ तो बिल्कुल गलत है ये। मैंने ही जब हम कर रहे थे बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव जब हम कर रहे थे तो वहां पे पहला ही ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था कि मेंटेन करना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। ठीक है, बाकी चीजें सेकेंडरी है। तो पहला क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही मेंटेन करना क्या है? ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। ठीक है, recording the transaction, next question, recording the transaction and events correctly and preparing the financial statements are the only objective of accounting, is it correct? बताओ, recording the transaction and events correctly and preparing financial statements are the only objective of the accounting। बताओ क्या क्वेश्चन का आंसर होगा? समझे नहीं क्वेश्चन? ठीक है, अब लिख रहा हूँ और साथ के साथ पढ़ रहा हूँ। रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, यानी कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करना और एंड प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are the only objective of the accounting, are the only objective of accounting। Is it correct? Is it correct? तो क्वेश्चन कह रहा है कि रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को TND लिख देता हूं मैं, और प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यहाँ पे अभी सिंपल तुम मतलब समझो कि P&L अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, क्या बस ये दो ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग के या इसके अलावा भी कोई है? बताओ। है तो बताओ क्या है? बताओ। यानी कि चलो मैं बता देता हूँ, फैसिलिटेट करना मैनेजमेंट को, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट की हेल्प करना डिसीजन मेकिंग में, हाँ या ना? क्या ये ऑब्जेक्टिव नहीं है? ठीक है, कम्युनिकेट करना रिजल्ट्स यूजर को, क्या ये वो नहीं है? क्या ये ऑब्जेक्टिव नहीं है अकाउंटिंग का? है ना? द इन्फो टू यूजर्स, यानी कि यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। सो बिसाइड दीज टू, मतलब इन एडिशन टू दीज टू देयर आर अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग आर ऑल्सो देयर। ठीक है, और भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लेक्चर के हिसाब से मैं पढ़ देता हूँ। मेजर्स शिवा ब्रदर्स, वैसे ही लिखता नहीं उसको बता दो, वैसे ही बताना तो। मेजर्स शिवा ब्रदर्स हैज डिस्क्लोज्ड इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिफरेंट बोरोइंग्स, डज दिस इंफॉर्मेशन क्वालिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलेवेंस, व्हाट इज योर ओपिनियन। क्वेश्चन का मतलब है कि जो एक फर्म थी मिस्टर शिवा ब्रदर्स, है ना, एक बिजनेस था मिस्टर मेजर्स शिवा ब्रदर्स, उन्होंने डिस्क्लोज किया, उन्होंने बताया है अलग अलग इंटरेस्ट रेट, ब्याज के दर बताए हैं अलग अलग बोरोइंग्स पे। उन्होंने अलग अलग जगह से उधार लिया था, उन्होंने उस उधार पे क्या क्या ब्याज का दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बताया है। बताओ कि क्या ये इन्फॉर्मेशन मतलब का लग रहा है तुम्हें, रेलेवेंस का लग रहा है, क्या ओपिनियन है। बिल्कुल ये रेलेवेंस का है, ठीक है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि भाई जो तुमने लोन लिया है ना, जो तुमने लोन लिया, यहाँ लिख देता हूँ, जो तुमने लोन लिया है वो कितने इंटरेस्ट पे लिया है, हाँ या ना। इंटरेस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ टेकिंग लोन, है ना, यानी कि लोन फ्री में नहीं मिल रहा, उसको आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ रही है ना। ब्याज क्या है, कॉस्ट। अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपए उधार लिया, ठीक है, और मुझे 10% का ब्याज देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो उस 1 लाख पे हमारी मेरी कितनी लागत लग रही है, 10,000, यानी नेट इफेक्टिव में 90,000 ही मिल रहे हैं मुझे एक तरीके से, हाँ या ना। तो बिल्कुल ये है। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर क्लास को रैप अप करते हैं। विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शोज प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड, बताओ मुझे। कह रहा है कौन से तरीके की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है, बताओ कौन सी तरीके का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कौन सा तरीके का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रॉफिट और लॉस को बताता है, सिंपल बताओ मुझे। बताओ कौन से तरीके का अकाउंटिंग इन्फो, नालायक, प्रॉफिट और लॉस को बताता है, बताओ भाई। एक ही तो मैंने बताया था है बार बार कि हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फर्म के केस में, है ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, यही तो बताता है। और कहीं कहीं ना कंपनीज के केस में इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी कह देते हैं। मैंने क्या बताया था, ये किस चीज का खाता बना रहे हैं हम, कितनी हमारी आमदनी हुई, कितना हमारा खर्चा हुआ, है ना, कितनी हमारी आमदनी हुई, कितना हमारा खर्चा हुआ। तो यही अकाउंट तो वो अकाउंट है जो कि आपको बताएगा, यही अकाउंट तो वो अकाउंट है जो आपको बताएगा कि कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, कितना आपका खर्चा हुआ है। ठीक, तो इसके साथ ही हम अपने क्लास को रैप अप करते हैं, ठीक है, ठीक, चलिए तो फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। तो इफ यू रियली enjoyed our video, please like the video, subscribe to our channel, hit the bell icon and share the video with your friends, okay, so you can get more such videos on the topic of accountancy and economics. Okay, thank you so much for watching.